बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? और स्क्रीन में कोई इशू तो नहीं? चलें, ठीक है, थैंक यू। तो 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, तब तक जो है बाकी लोग भी अटेंड कर ले मीटिंग को, और इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने कल स्टार्ट किया था द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये 2019 का कोड है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कल मैंने अहमियत आपको बताई कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या इम्पेक्ट है, क्यों गवर्नमेंट जो है कोड इम्पोज करती है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ऊपर। तो कल मैंने ये भी आपको बताया कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं इनका इकोनॉमी पे लार्ज इम्पैक्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। तो लिस्टेड कंपनी का जब इम्पैक्ट ज़्यादा है तो इसमें एससीसीपी का कंसर्न भी ज़्यादा है, क्योंकि एससीसीपी एक ऐसी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज़ को कंट्रोल कर रही है कि वो कंपनीज़ ग्रोथ भी करें और लोगों को उनके साथ फेयर रिप्रेजेंटेशन के साथ चले। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था कल कि कोड होता क्या है, कि कंपनी के साथ कंपनी के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स की अगर बात की जाए, आवाज़ कट रही है, ज़रा आवाज़ का फीडबैक दें मुझे। हेलो, मुझे मैसेज आया वॉइस जो है वो डिस्टॉर्शन है। नॉट, नो सर, क्लियर क्लियर है। चलें ठीक है, वॉइस मेरी क्लियर है। अगर किसी को थोड़ी कट रही है, चलें ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। साथ अगर दोबारा मसला हुआ तो आप मुझे मैसेज करेंगे। अभी तो साथ को वॉइस क्लियर है। साद बिन मुस्तफ़ा, साथ सिर्फ आप मुझे मैसेज करेंगे, ओके। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ बच्चों, कि कंपनी के साथ कंपनी के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी कंपनी के साथ अगर स्टेक होल्डर्स की बात की जाए, जिनका कंपनी के साथ स्टेक है, उनमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज़, इवन मैनेजर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, ये सब के सब जो होते हैं कंपनी के साथ, इसका कुछ ना कुछ स्टेक लगा होता है। तो क्या गवर्नमेंट जो कंपनी की गवर्नेंस है, क्या वो इस लेवल की है कि इन सब का भला कर रही है, या कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है कि कोई ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जो कि कस्टमर की फेवर में नहीं, हाँ शेयर होल्डर्स की फेवर में है। आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि कंपनीज जो है अपने कस्टमर्स के साथ कैसे खेल जाती हैं, इवन के अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे वो काम कर रही होती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए लॉ ने कह दिया कि इन सब के ऊपर ना एक कोड लगेगा। ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, ये सारे का सारा कोड है लिस्टेड कंपनी की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, कि आपने जो है डिसीजन मेकिंग जो करनी है उस क्वालिटी की करनी है कि जिसमें सब स्टेक होल्डर्स का भला हो। ठीक है, तो कोर्ट ने सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है सिर्फ सेंटर पे जाके इम्पोज कर दी कि हाँ ये वो सेंटर है, ये वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो इनकी डिसीजन मेकिंग की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें किसी का भी नुकसान ना हो सके। तो दैट्स वाई जो कोड है, कोड को अगर एक्सप्लेन किया जाए कि किसी भी जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसको अगर मैं इजी वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है वो तरीकाकार, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए कोई भी, जिसके ज़रिए हैंड रेज हो रहा है, एक मिनट यार। साथ वॉइस क्लियर है मेरी? हैंड रेज कर रहे हैं बच्चे, सकता है मेरा नेट का इशू है। साद बिन मुस्तफ़ा आप मैसेज करेंगे? ठीक है, क्लियर है। अब मुझे यार किसी बच्चे ने रोकना नहीं, ठीक है, ओके। चलें अब मैं सीक्वेंस बनाने लगा हूँ। देखिए,
कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा तरीक़ेकार, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है या गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है, किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए। ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करते हैं, इन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमें पढ़ना पड़ता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेंगे उनकी कंपोजिशन और उनकी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि लिस्टेड कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इनका स्टेक कितना होना चाहिए, इनकी रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए, और इनको बता दो कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग लेगा तो वो उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा। फिर देयर आफ्टर इनकी ऑडिट की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ऑडिट की क्वालिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो पब्लिक का ट्रस्ट ज़्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी। और रिलेशंस विद शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स, इनका कैसा रिलेशन और कैसे इस रिलेशन को हमने कंट्रोल करना है। तो ये 4-5 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी कोड के, जो कि एक कंट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कॉर्पोरेट लेवल को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था जो हमारा कोड है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 का, उसके 4 ऑब्जेक्टिव है कि एक तो लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तीसरा डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी डिसीजन लेने हैं ओपन लेने हैं, जो भी डिसीजन लेने हैं उनके उनमें फेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्टर्स का दिल किया, हाँ जी हमने ये डिसीजन लिया तो बस ले लिया। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है जो भी डिसीजन मेकिंग ली जाएगी वो पूरे एक ट्रांसपेरेंट मैनर से ली जाएगी, उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, उसके पीछे सारी कैलकुलेशन होगी। फिर उसके बाद अगर ये तीनों बातें ऊपर वाली प्रूव हो जाएं तो चौथा जो कोड का ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी कंपनी में ग्रोथ होगी, और ग्रोथ जब होगी तो उसके सारे के सारे स्टेक होल्डर्स खुश होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होगी। तो ये एक हल्का सा कंसेप्ट है कोड का। और ये कोड फिर कल मैंने आपको बताया था कि 2019 का कोड किसने इम्पोज किया था। एससीसीपी ने एक एसआरओ इशू किया था 25 सितंबर 2019 को। इससे पहले भी कोड आते रहे हैं। सबसे पहले कोड की कहानी शुरू हुई है 2002 के बाद 2007, फिर 2012, फिर 2017। 2019 के कोड के आने से पहले ये जो 3 कोड मौजूद थे ये बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इनमें किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं थी कि आपने किसी ना किसी प्रोविजन को अगर आपने नहीं माना तो आपके ऊपर एक हैवी फाइन इम्पोज होता था। लेकिन 2019 के कोड की ये ब्यूटी है कि ये सारे का सारा फ्लेक्सिबल है। इसमें सारे का सारा फ्लेक्सिबल है। इसमें चले मैं वॉइस ठीक करता हूँ। इसमें सारे का सारा फ्लेक्सिबल है ये कोड, और इसमें जो है थोड़ा सा जो 29% है वो मैंडेटरी पोर्शन है कि उसको मान के ही चलना है, उसके अलावा गुजारा ही नहीं है। ठीक है, ये भी कल मैंने डिटेल में बता दिया था कि 2019 का कोड किसने इम्पोज किया और क्यों इम्पोज किया, क्योंकि एससीसीपी ने अपनी पावर्स जो है ये ड्राइव की हैं कंपनीज एक्ट 2017 से। उसने रेफरेंस दिया है कि मेरी पावर है सेक्शन नंबर 156 और सेक्शन नंबर 512 में कि मैं कभी भी इनकॉर्पोरेट बॉडीज को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई असूल, रूल्स या रेगुलेशन इम्पोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन सेक्शंस को यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड बॉडी के लिए एक कोड बना दिया गया जिसका नाम है द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019। कोड में 3 तरह की प्रोविजंस हैं, मैंडेटरी प्रोविजंस, नॉन मैंडेटरी प्रोविजंस और अदर प्रोविजंस। मैंने इनको कैटेगराइज किया पूरा कोड पढ़ के, और मुझे फील हुआ कुछ ऐसी प्रोविजंस है जिनको मानने के बगैर गुजारा ही नहीं, उनको कहते हैं मैंडेटरी प्रोविजंस। और कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि नॉन मैंडेटरी हैं, अगर आप इनको नहीं मानते तो इनका अल्टरनेटिव प्रपोज करो। ठीक है, तो कुछ है रिकमेंडेटरी प्रोविजन कि आप इनको माने या ना माने आपकी मर्जी है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि मान लें। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस कल मैंने आपको शो करवाया था कि मैंडेटरी प्रोविजंस टोटल कोड की बनती हैं 21, नॉन मैंडेटरी प्रोविजंस जो कि आप इनकी बात माने या इनके लिए अल्टरनेटिव प्रपोज कर दें
वो है 49, और 29 जो है रिकमेंडेटरी हैं कि हम रिकमेंड कर रहे हैं ऐसा काम हो जाना चाहिए। मैंडेटरी रेगुलेशन कोड 29 कहता है मैंडेटरी रेगुलेशन का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन उसने बताई है। मैंडेटरी रेगुलेशन एक ऐसी रेगुलेशन, एक ऐसी परवियन है जो कि इसीलिए बनाई गई है कि आपने उसको सख्ती से बस फॉलो ही करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं अरेज करना। तमाम लिस्टेड कंपनीज को ये सुना दिया गया कोड में कि जिसके साथ हमने जिस परवीन में लिख दिया ना मैंडेटरी, उसका मतलब होता है मैंडेटरी। और मैंडेटरी का वर्ड जब कोड ने एक्सप्लेन किया ना, तो कोड ने कहा तो सुनो, मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी परवीन है जो कि बनी ही इसलिए है कि तुमने इसको फॉलो ही फॉलो करना, इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये मैंडेटरी परवीन को कंप्लाई नहीं करोगे तो तैयार हो जाना, जो कि रेगुलेशन 37 में जुर्माना है ना, वो तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। तो बच्चों याद रखना, कोड ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है मैंडेटरी परवीन्स के ऊपर कि इनको फॉलो करो, नहीं तो जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो मैंडेटरी परवीन्स चंद ही परवीन है, कोड का 29% बनता है, तो इजी है फॉर लिस्टेड कंपनीज के जो अहम अहम चीज़ें हैं उनको ही फॉलो कर लिया जाए, और जो अननेसेसरी हैं उनके लिए कोई रिकमेंडेशन प्रपोज कर दी जाए। तो ये बहुत अच्छी ब्यूटी है कोड 19 की। तो ये देखें, ये चंद परवीन हैं जो कि 2017 में भी मौजूद थी, लेकिन 2019 के कोड ने उनको ऐसे ही उठाया, उसमें चेंजिंग की। तो देखिए मैंडेटरी परवियंस कितनी है मेरे सामने, 2 4 6 और 8 मैंडेटरी परवियंस हैं। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, इसमें देख लेना मैंडेटरी परवियंस। तो सबसे पहले आज हमने डिस्कस करना है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। हमने लिस्टेड कंपनी का बोर्ड बनाना है, पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो बोर्ड बनाने के लिए पहले उन्होंने बताया नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो है सेक्शन नंबर 155 में कुछ नहीं बताया। 155 में सेक्शन जो था खामोश था कि एक पर्सन सिर्फ उतनी ही डायरेक्टरशिप रखेगा जो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे, और क्या स्पेसिफाई करेंगे ये कहने के बाद कंपनीज एक्ट खामोश हो गया था। तो क्या स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ पे स्पेसिफाई होता है, रेगुलेशंस आती हैं। इस वक्त जो मैंडेटरी रेगुलेशन है वो ये है कि कोई पर्सन भी हमें ऐसा नजर ना आए जिसकी पब्लिक या जिसकी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टरशिप ऐसी हो जो जिसका नंबर 7 से ज़्यादा हो। तो मोर देन 7 डायरेक्टरशिप आप हेल्ड नहीं कर सकते। तो ये जो है मैंडेटरी परवियन है, इसको मानना ही मानना है, इसके अलावा मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। देखें, किसी भी लिस्टेड कंपनी का बोर्ड बनाने से पहले ना आपको एक स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें कौन सा नंबर, कितने डायरेक्टर किस नंबर के और किस कैटेगरी के होने चाहिए। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में कोड ने कहा था कि बोर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि उसकी स्किल्स और उसमें डाइवर्सिटी हो, डिफरेंट स्किल्स के लोग बैठे हों। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड देखी जाए ना, तो इसमें 1/3 पोर्शन आता है, 1/3 एटलीस्ट, कम से कम 1/3 पोर्शन आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। कि लिस्टेड कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसमें एटलीस्ट कम से कम जो है 1/3 इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसमें सीईओ और चेयरमैन, जिसमें सीईओ भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसमें सीईओ भी शामिल है, वो भी मैक्सिमम 1/3 होंगे। और इसके अलावा जो कुछ भी बचा है, इसके अलावा जो कुछ भी बचा है वो नॉन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होगा। और ये डायरेक्टर्स की टाइप्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, तो बच्चों आपको पहले दिन का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना डायरेक्टर्स का, वो उसको रेफर मैं करता हूँ, उसको जाके रिकॉर्डिंग में सुने कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है। तो लॉ ने हमें बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ये 1/3 एटलीस्ट, कम से कम 1/3 होने चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी रखो। तो अगर एक लिस्टेड कंपनी जिसके 7 डायरेक्टर हैं उसके लिए गाइडलाइन
हमने पूछी एससीसीपी के कि इस केस में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि अगर सिर्फ 7 डायरेक्टर हों, तो एससीसीपी ने कहा कि कोड ने इटसेल्फ बता दिया है कि 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हों, 1/3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हों और बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। लेकिन अगर आपके 7 डायरेक्टर हैं तो सुन लें, 2 नंबर आपके होंगे, 2 डायरेक्टर होंगे इंडिपेंडेंट, 2 डायरेक्टर होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसमें सीईओ भी शामिल होगा, और इसके अलावा जो कुछ बचा है और 3 का नंबर बच गया तो वो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर 7 डायरेक्टर हैं तो उनकी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आपने रखनी है, अपने कंपोजिशन आपने ऐसे रखनी है कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसमें सीईओ इटसेल्फ, जिसमें सॉरी सीईओ भी शामिल होगा, और इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 होंगे। इसके अलावा कल मैंने डिटेल से समझाया था कि अगर आप 7 के नंबर से एक्सीड करते हैं तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। लेट्स सपोज आपके 26 डायरेक्टर्स आपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखने हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो इन दैट केस लॉ ने हमें बताया था कि आप 1/3 लेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर 26 का 1/3 लिया जाए तो ये एक राउंडिंग में फिगर आएगी, तो ये 8.66 आता है, 8.66। ठीक है, राउंडिंग में जवाब आ गया। इसी तरह अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने जाएंगे तो कोड की बात मानेंगे तो कोड ने कहा 1/3 मैक्सिमम आपने रखने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी जवाब आता है 8.66। और इन नंबर्स, कम से कम इन नंबर्स को पूरा करने के बाद जो वैकेंसी बची उस वैकेंसी को यूज करना है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। तो कल भी मैंने डिटेल से समझाया था कि अगर आपने, लॉ कहता है आपका जवाब राउंडिंग में आता है 8.66 आ गया, अगर तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, तो लॉ कहता है मैं आपको एडवाइस करता हूं कि इनको नो कर लें आप, अगर तो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। लेकिन अगर आपने राउंडिंग को एज 1 कंसीडर नहीं किया, आपने 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखे, तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एससीपी को कि क्यों आपने ऐसा किया। ठीक है, आपको एससीसीपी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आपने राउंडिंग को एज अ 1 कंसीडर नहीं किया इन दैट केस। इसी तरह अगर आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने हैं तो मैक्सिमम 1/3 हैं। तो यहाँ भी कोड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि यहाँ भी आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं, या तो आप 8 डायरेक्टर रख लें या आप 9 डायरेक्टर रख लें। हाँ, अगर आपने 8 का नंबर चूज किया ना तो वेल एंड गुड, आप किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आपने राउंडिंग को एज 1 कंसीडर कर लिया तो आप फिर एक्सप्लेन करेंगे क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर आपने इस राउंडिंग को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लाइन में एज अ 1 कंसीडर किया। ठीक है, तो ये इसके ऊपर रेगुलेशन है। और उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, फिर सारे के सारे नंबर जो होंगे वो फॉल करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। जैसे 9 और 8 डायरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट हो गए, तो बाकी का जो नंबर बचा है वो सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, और बाकी जो है वो 9 डायरेक्टर बचे हैं तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। इसके बाद याद रखें कि जो एग्जीक्यूटिव लाइन है उसमें सीईओ भी शामिल होता है। ये कंपोजिशन हो गई कंप्लीट। फिर इनको जो हेड करेगा बच्चों, इनकी मीटिंग्स को, ये पूरे बोर्ड की मीटिंग को, ये सारे का सारा बोर्ड बन गया है 26 डायरेक्टर का। तो लॉ ने हमें बताया कि इनकी बोर्ड को एक पर्सन हेड करेगा,
इन बोर्ड मीटिंग्स को, ये सारे की सारी बोर्ड मीटिंग्स को ना एक पर्सन हेड करेगा जिसका नाम होगा चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होगा? तो कोड ने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की कि आम केसेस में तो देखा जाता है कि जिस कंपनी का सीईओ है ना वो ही उस कंपनी का चेयरमैन बन जाता है और डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ ने कहा इट इज मैंडेटरी, ये हमने आपके ऊपर इम्पोज कर दिया है कि लिस्टेड कंपनी का जो चेयरमैन होगा ना वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से किसी एक पर्सन को आप इस जगह पे बिठाएंगे एज अ चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से कोई एक चेयरमैन होगा। और लास्ट पे जब कंपोजिशन कंप्लीट होने लगी ना, लास्ट पे कंपोजिशन कंप्लीट होने लगी तो कोड 19 ने एक बात कही। कोड 19 ने कहा जब ये डायरेक्टर पूरे हो जाएंगे तो आपने कोशिश करनी है, और ये मैंडेटरी है सारी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, कि आप किसी भी डायरेक्टर टाइप में ना कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर आपने अपॉइंट करना है। ठीक है, ये सारे डायरेक्टर रखने के बाद आपने ये भी कोशिश रखनी है, और इसके साथ भी मैंडेटरी का वर्ड है, इट इज मैंडेटरी, कि आप जो है इन सारे डायरेक्टर्स में से कम एक फीमेल डायरेक्टर को भी जगह दें। ठीक है, तो ये होपफुली मैंने कंपोजिशन आपको समझाई, अब मैं पढ़ूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। डाइवर्सिटी की रेगुलेशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनमें डिफरेंट कैपेसिटीज, डिफरेंट डाइवर्सिटीज और उनके डिफरेंट नॉलेज, स्किल्स वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह होने चाहिए। फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, अगर आपके 60 डायरेक्टर हैं तो एससीसीपी ने गाइडलाइन प्रोवाइड की कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एग्जीक्यूटिव में हमेशा आपने याद रखना है सीईओ का नंबर काउंट हो जाता है, और 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देयर आफ्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है आपने। तो लॉ ने कहा हमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे? एटलीस्ट 2। अगर आपके 7 डायरेक्टर हैं तो एटलीस्ट 2 होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, या 1/3, या 1/3 ऑफ टोटल नंबर विद एक्सप्लेनेशन। विद एक्सप्लेनेशन, अब इस लाइन को पढ़ लेना, समझ आ जाएगी सारी कहानी। विद एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रैक्शन नॉट राउंडेड अप एज 1। समझ आ गई आप लोगों को? अगर आपने 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं ना, राउंडिंग आ गई 1 कर लिया तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हाँ, अगर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और आपने उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एज अ राउंडिंग यूज नहीं किया, राउंडिंग को 1 नहीं बनाया, तो ये देखो विद एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने फ्रैक्शन, विद एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रैक्शन नॉट राउंडेड अप एज 1, आपने क्यों उसको एज 1 कंसिडर नहीं किया। तो देखें ये मैंडेटरी प्रोविजन है हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर कि वो अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी जो कि 2 या 1/3 होंगे। अगर लिस्टेड कंपनी राउंडिंग को यूज नहीं करेगी तो वो एक्सप्लेन करेगी रीजन कंप्लायंस रिपोर्ट में भी कि आपने फ्रैक्शन को क्यों राउंड अप नहीं किया। ठीक है, तो मैंडेटरी है कंपनी के ऊपर, लिस्टेड कंपनी के ऊपर, कि वो अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाएं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, मैं अभी यहाँ पे आपको याद करवाऊंगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं और हमने इनको कहाँ से सिलेक्ट करना होता है। इट इज मैंडेटरी दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सबमिट हिज कंसेंट। और इसके बाद कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ना आपने एक कंसेंट भी ले लेनी है कि वो आपका डायरेक्टर बनना चाहता है कि नहीं। तो ये था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर रेगुलेशन। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, तो बच्चों हमने कंपनीज एक्ट 2017 में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है। देखिए कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000 जो 1984 का था उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम की कोई चीज नहीं थी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पाकिस्तान में फर्स्ट कंसेप्ट लेके आया था कोड जो है 2002 का। देयर आफ्टर जो कंपनीज एक्ट 2017 आया ना, फिर इसने डिटेल में बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है और इसका मतलब क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 166 में हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा फरिश्ता, एक ऐसा बंदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा जिसका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना तो फाइनेंशियल ना अदरवाइज।
उसका कोई रिलेशन नहीं बनता, ना तो कंपनी से बनता है, ना कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी से बनता है, ना कंपनी की सब्सिडरी से बनता है, ना कंपनी की होल्डिंग कंपनी से बनता है, और ना किसी डायरेक्टर से कोई किसी किस्म का ऐसा लेना देना है। ठीक है, तो क्यों ऐसा बंदा हम अपने बोर्ड में बिठाते हैं? क्योंकि वो जो जजमेंट हो रही हैं उनको इंडिपेंडेंटली देखे और बगैर किसी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के वो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट को डायरेक्टर को बिठाने की जरूरत इसीलिए पेश आई कि लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसीलिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं क्योंकि उनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है और वो फैसले सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए करेंगे। तो अदर स्टेक होल्डर्स का भी बेनिफिट रहे, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बिठाने की जरूरत है। फिर सेक्शन नंबर 166 ने बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कौन होता है। A director shall not be considered as independent। किसी भी डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट तस्वर नहीं करेंगे अगर एक से ज्यादा नीचे वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। ये सारी की सारी कंडीशन आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉ ने डिटेल में बता दिया कि अगर एक पर्सन, लेट्स सपोज मैं पहली कंडीशन पढ़ता हूं, अगर एक पर्सन एम्प्लॉय है किसी कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का या उसकी होल्डिंग कंपनी का, या पिछले 3 साल में वो एम्प्लॉय रह चुका है, तो ऐसा पर्सन किसी भी ऐसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। और होपफुली मैंने ये सारी प्रोविजंस पढ़ी हुई है, तो आपने एक बार इसको लाजमी पढ़ लेना और याद कर लेना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड आपने एक बार लाजमी पढ़नी है। देयर आफ्टर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी सिलेक्ट करना है ना, एक डेटा बैंक से सिलेक्ट करना है। डेटा बैंक का मतलब एक ऐसा डेटा बैंक, एक ऐसी लिस्ट जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने बनाई है। डेटा बैंक जो है मेंटेन करना था एससीसीपी ने। एससीसीपी ने ऐसे लोगों का डाटा मेंटेन करना था जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हों और वो डायरेक्टर्स ऐसे डायरेक्टर्स हों जिनका किसी कंपनी से लिंक ना बन रहा हो। तो ऐसे सब लोगों की लिस्ट मेंटेन करने का कहा था कंपनीज एक्ट ने एससीसीपी को। फिर एससीसीपी के अंडर एक अदारा क्रिएट हुआ जिसका नाम है पीआईसीजी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? इस पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पास एक लिस्ट डिटेल में मौजूद है जिसमें सारे के सारे प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा नाम भी आ रहा है। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो सारे डायरेक्टर मौजूद हैं वो जो कह रहे हैं कि हम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं, हमें लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड ऑफ जो गवर्नेंस है उसमें बिठा लिया जाए। तो सारी की सारी कंपनीज को कह दिया कि आपने जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है ना, तो किसी पर्सन को अपनी तरफ से नहीं रखना, आपने हमेशा डाटा बैंक को यूज करना है और वो डाटा बैंक यूज करना है जो कि पीआईसीजी ने मेंटेन किया हुआ है। और इस डाटा बैंक में सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पड़े हैं। जो भी कंपनी चाहती है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आके बैठे तो वो इन्हीं से नाम सेलेक्ट करेंगी। फिर लॉ ने बताया कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पीआईसीजी से सिलेक्ट करते हैं तो ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कोई ऐसा डिसीजन कर दिया जो कि आपकी कंपनी के लिए फेवरेबल है नहीं है, तो आपने पीआईसीजी को ब्लेम नहीं करना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो सजा मिलेगी लेकिन आप पीआईसीजी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पीआईसीजी बस एक ऐसा इदारा है जो कि आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि इस कॉर्पोरेट सेक्टर में पाकिस्तान में कितने एक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। जब भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो कंपनी के लोग कंपनी के लोग ये सारी चीजें पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और क्या आप विलिंग टू एक्ट हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके पूछने के बाद इससे पूछा जाता है कि क्या आपका हमारी कंपनी के साथ या किसी होल्डिंग या सब्सिडरी या हमारे डायरेक्टर के साथ कोई रिलेशन फाइनेंशियल या अदरवाइज तो नहीं बनता। अगर बनता है तो हल्फिया जो बयान है इसके ऊपर सिग्नेचर कर दें। अगर नहीं बनता, अगर बनता है तो आप क्वालिफाइड नहीं है
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है और कहाँ से सिलेक्ट करना होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है, वो मैंने आपको बताया। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, तो बच्चों याद रखो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर जो कि एक्टिवली डे टू डे जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है उसमें इन्वॉल्व होता है, और इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में शामिल करता है कोड सीईओ को भी। तो जब भी आपने डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेलेक्ट करने हैं तो सीईओ का पहले नंबर निकाल देना है आपने। तो लॉ ने कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट टू बी मोर देन 1/3। आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो लाइन है वो कभी भी कहता है जी 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर राउंडिंग का चक्कर आया तो आपको एक्सप्लेनेशन जमा करवानी होगी, जो कि पीछे मैंने तुम्हें एग्जांपल में डिटेल में बता दिया था और कल भी समझा दिया था कि अगर तुमने इन दैट केस 1/3 का जवाब राउंडिंग में आया और तुमने राउंडिंग को एज 1 तस्वर करके कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया या इलेक्ट कर लिया, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कंप्लायंस रिपोर्ट में कि क्यों तुमने इस फ्रैक्शन को यहाँ यूज किया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लाइन में एक और डायरेक्टर इलेक्ट करवा लिया। तो ये सारी जो है कोड की रिक्वायरमेंट है कि आपने मैक्सिमम जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको आपने 1/3 की लिमिट में ही रखना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है जो कि अपना सारा टाइम या एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी में। उसके बाद फीमेल डायरेक्टर, it is mandatory that board shall have at least one female director when it is reconstituted after the expiry of its current term। तो कोड ने कहा कि अभी तो आपके पास अगर फीमेल डायरेक्टर नहीं है तो अपना काम चला ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होगा तो कोड 2019 का आ गया है, तो ये मैंडेटरी है सब पे कि जब भी आपका बोर्ड रिकंस्टिट्यूटेड हो, जब भी आप अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने लगें, तो आप सब लिस्टेड कंपनी सुन लें कि एक फीमेल डायरेक्टर को अपने बोर्ड में आपने इंक्लूड करना है। तो ये रेगुलेशन नंबर 7 थी। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव लाइन आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो बाकी बचा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ गया। और जब भी इन तीनों लाइनों को फिल करना है तो बोर्ड ने कहा इन तीनों लाइंस में कम से कम तुम एक फीमेल डायरेक्टर रख लेना, और ये मैंडेटरी है। देयर आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन सुपरवाइज करेगा, इनकी मीटिंग्स को कौन देखेगा कि लॉफुली परफॉर्म हो रही हैं और ये इनकी डिसीजन मेकिंग एक्टिवली जो है कंपनी को फायदा पहुंचा रही है कि नहीं, तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, रेगुलेशन नंबर 9। रेगुलेशन में कहा गया कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन और सीईओ इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कभी भी एक पर्सन नहीं हो सकता। सीईओ लिस्टेड कंपनी में अलहदा रैंक होगा और चेयरमैन जो है वो एक अलहदा रैंक होगा। और याद रखें सीईओ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रैंक होगा, लेकिन ये होगा कंपनी का एम्प्लॉय। सीईओ मैं बारहा बता चुका हूं कि कंपनी का एम्प्लॉय होता है, और अगर ये डायरेक्टर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सीईओ के सारे वही राइट्स, ऑब्लिगेशन और पावर्स होती हैं जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास होती है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कभी भी एक पर्सन नहीं हो सकता, और चेयरमैन जो हो आपने सेलेक्ट करना है तो कंपनी जो लिस्टेड कंपनीज होंगी वो अपना चेयरमैन सेलेक्ट करेंगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से। चेयरमैन को उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे इलेक्ट करना है जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं सेक्शन नंबर 192 में। और कल ही मैंने सेक्शन नंबर 192 पढ़ाया था कि चेयरमैन जब अपॉइंट कर लिया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, मैंने दोबारा यहाँ पे पेस्ट किया सेक्शन नंबर 192 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो चेयरमैन की रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बताते हैं कि चेयरमैन को विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन अपॉइंट कर लिया जाता है। और चेयरमैन जब अपॉइंट हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं क्लियरली उसको उसके रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक टीओआर उसको सबमिट कर देते हैं कि आपने इन्हीं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहते हुए हमें सुपरवाइज करना है।
तो उसी की सुपरविजन में सारा इफेक्टिवली जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। इसके बाद चेयरमैन हो गया, और चेयरमैन याद रखना है, कल भी पढ़ाया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ही लाइन में से किसी चेयरमैन को सिलेक्ट करना है, और चेयरमैन कभी भी सीईओ नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि लिस्टेड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी जो शेयर होल्डिंग है बहुत ही कम है, तो इन दैट केस रिकमेंडेशन है, मैंडेटरी नहीं, ना ये नॉन मैंडेटरी प्रोविजन है। तो रिकमेंडेशन है कोड की कि जो ये रेगुलेशन नंबर 5 है, कोड की रेगुलेशन नंबर 5 में कोर्ट ने रिकमेंड किया कि यार जो आपके मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको आप फैसिलिटेट करें, उनको बाय थ्रू प्रॉक्सी फैसिलिटेट करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपकी भी कोई ना कोई नॉमिनेशन होनी चाहिए। तो बोर्ड कोर्ट ने बताया जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जब भी इनको नोटिस भेजोगे मीटिंग का तो उसके साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म भेज देना, और डायरेक्टर का जब भी इलेक्शन होगा तो उनको एक नॉमिनेशन का फॉर्म भी भेज देना कि मिनॉरिटी डायरेक्टर्स, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ये कंपनी का स्ट्रक्चर है और इतनी इतनी परसेंट की मिनॉरिटी जो है वो कंपनी में मौजूद है और इतने परसेंट की मेजॉरिटी कंपनी में मौजूद है। तो जितने भी मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, कोर्ट की रिकमेंडेशन है, क्या पता कल को ये कंपलसरी हो जाए, लेकिन अभी ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जब भी इलेक्शन हो ना तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स में से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने बोर्ड में बिठा लेना उनका डायरेक्टर बन के। ठीक है, तो कोड रेगुलेशन नंबर 5 है कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर को भी आप अपने इलेक्शन में हिस्सा दें बाय थ्रू रिप्रेजेंटेशन, कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स किसी को रिप्रेजेंट कर देंगे कि इसको लाजमी डायरेक्टर बनाया जाए, हमारे जो भी वोट्स हैं और जो भी डिसीजन मेकिंग है, ये वाला डायरेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सन, इसको बोर्ड में बिठाया जाए। तो कोड कहता है कि ऐसे पर्सन को आप अपने बोर्ड में बिठा लें। रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंप्लीट करने के बाद, एग्जीक्यूटिव लाइन कंप्लीट करने के बाद, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंप्लीट करने के बाद, फीमेल डायरेक्टर कंप्लीट करने के बाद, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स की रिकमेंडेशन देने के बाद, अब हमारा टाइम आ गया है कि हम ये पढ़ लें कि इनको डायरेक्टर्स जो परफॉर्म करेंगे इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर्मल पॉलिसी, board shall have in place a formal policy and transparent procedure for fixing the remuneration packages of individual directors for attending the meeting of the board and its committee. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक फॉर्मल पॉलिसी बनाएंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे डिटेल में कि किस डायरेक्टर को कितने पैसे मिलने चाहिए और एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए क्या फी होगी। तो वो सारी एक फॉर्मल पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन इख्तियार जनरल मीटिंग के पास है डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन। No director shall determine his own remuneration, and level of remuneration shall be appropriate and commensurate with the level of responsibility and expertise to attract and retain the director needed to govern the affairs of the company successfully. तो लॉ ने कहा कोई भी डायरेक्टर अपनी तनख्वाह खुद नहीं रखेगा, और फिर लॉ ने ये भी बता दिया, कोड ने ये भी बता दिया कि तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जो कि डायरेक्टर के लेवल की हो, जो उसकी क्वालिफिकेशन और जो उसकी एक्सपर्टीज है उसके लेवल की सैलरी हो, ताकि डायरेक्टर जो है एक्टिवली कंपनी के अफेयर्स में परफॉर्म करता रहे। And to encourage the value addition, provided that it shall not be at a level that could be provided to compromise their independence, और इतनी रेम्यूनरेशन नहीं होनी चाहिए जो कि उनकी इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज कर दे। तो लेवल जो है डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का वो जनरल मीटिंग तय करेगी। Process adopted for determination of director remuneration shall be comply with the provision of this act and the company article of association. तो
बात को ज़रा यहाँ पे समझना है आपने। पहले उन्होंने कह दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना एक पॉलिसी बनाएंगे जिसमें लिखा होगा कि एक मीटिंग को अटेंड करने की क्या फ़ी है, अगर डायरेक्टर ने एक्टिवली परफॉर्म करना है एग्जीक्यूटिव लाइन में तो उसकी क्या फ़ी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या फ़ी होगी। तो ये सारी फ़ी मुकर्रर करने के बाद रेगुलेशन नंबर 17 ने कहा इतनी फ़ी कम ना रखना कि डायरेक्टर को सूट ही ना करे और वो एक्टिवली परफॉर्म ना करे, उसकी मोटिवेशन ना रहे डिसीजन मेकिंग में, और इतनी ज़्यादा ना कर देना कि वो उसकी डिसीजन मेकिंग ही बाइस्ड हो जाए। लेकिन फिर बताया कि कंपनी जो है ना ये सारा प्रोसेस करेगी, कंपनी जैसा कि प्रोविजंस बताई गई हैं कंपनीज एक्ट में और कंपनी के आर्टिकल में जो लिखा हुआ है ना उसको फॉलो करके आप ये सैलरी डिटरमिन करेंगे। तो बच्चों अगर कंपनीज एक्ट को देखा जाए ना कि डायरेक्टर की सैलरी कैसे रखनी है तो बहुत ही सख्त रेगुलेशन आप पढ़ के आए हैं। आपको याद होगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट, कि जो भी डायरेक्टर जिसका कंसर्न या इंटरेस्ट डील होने लगा है वो तो मीटिंग में बैठेगा ही नहीं। तो जो भी कंट्रैक्टर अरेंजमेंट हमने डायरेक्टर से करनी है वो सारे सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो जाने हैं। ठीक है, तो जब भी मीटिंग जनरल मीटिंग किसी डायरेक्टर का स्केल या सैलरी डिटरमिन करेगी तो उस डायरेक्टर के ऊपर जो लॉ में प्रोविजन ऐड हैं कि जिस मीटिंग में डायरेक्टर का इंटरेस्ट हमने डील करना है उस मीटिंग में डायरेक्टर नहीं बैठेंगे, तो वो सारे सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। कोड ने सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड की कि इनकी तनख्वाह जो है वो इतनी होनी चाहिए जितनी के पॉलिसी में लिखा हुआ है और वो पॉलिसी कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक हो। और जब ये पॉलिसी तुमने अप्रूव करवानी है ना जनरल मीटिंग में तो सारे के सारे वो सेक्शन अप्लाई होंगे जो कि कंपनीज एक्ट 2017 में बता दिए गए हैं कि जो भी डायरेक्टर है जिसका भी इंटरेस्ट डील होगा उधर एक डिटेल हम सेक्शन पढ़ के आए हैं, वो सारा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। बल्कि एक सेक्शन नहीं 3-4 सेक्शन हमने पढ़े हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर के ऊपर जब भी उससे कंट्रैक्टर अरेंजमेंट करना है। तो ये थी रिम्यूनरेशन। पेनल्टी, इस कोड में पेनल्टी है कि अब अगर आप मैंडेटरी प्रोविजंस को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर फाइन जो है वो 5 मिलियन तक इम्पोज किया जा सकता है। और इसके बाद अगर कंट्रावेंशन रहती है, आप मजीद जो है कंट्राविन करते हैं इन प्रोविजंस को, तो फर्दर पेनल्टी लग सकती है एवरी डे के ऊपर, और जो कि 100,000 की होगी। और वो पेनल्टी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी जब आपने पहला फाइन आपके ऊपर इम्पोज हुआ था। कमिटीज ऑफ बोर्ड, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, फिर मैंने आपको समझा दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से लोग बैठेंगे। अब एक लिस्टेड कंपनी बड़ा सेटअप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। उसके बाद क्या सारे के सारा बोर्ड उठ के आ जाएगा जब भी एक डिसीजन मेकिंग करनी हुई? तो इन दैट केस कंपनी का प्रोसेस और उसकी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव रहे तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं ये फर्दर तकसीम हो जाते हैं, फर्दर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी फाइनेंस कमेटी ऑफ बोर्ड, जैसे कभी आपने सुना होगा ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड, जैसे आपने सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स कमेटी ऑफ बोर्ड। तो ये कमेटीज जो होती हैं ये फिर फर्दर डिवाइड होती हैं कि ये सारे लोग तो आगे हैं ऐसे लोग जो कि डिसीजन मेकिंग करेंगे कंपनी के लिए, लेकिन क्या ये लोग सारे के सारे डे बाय डे सारे के सारे लोग आएंगे हर डिसीजन मेकिंग में? तो ये लोग क्या करते हैं फिर अपनी फर्दर जो है क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि यार हाँ अगर ऑडिट से रिलेटेड मैटर्स हुए ना तो ये सिर्फ 3 लोग ऑडिट को जानते हैं, ये 3 लोग आके इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे। हाँ अगर फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है ना तो यार ये वाले जो है ना 4 लोग ये अच्छे लोग हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, इनको बना दो फाइनेंस कमेटी। हाँ ये 3 लोग जो है ना ये सोशली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको ह्यूमन रिसोर्स कमेटी में रख लो, ये लोगों को ज्यादा जानते हैं। तो ऐसे जो है ना बोर्ड आपस में कैटेगराइज कर, जो बोर्ड को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है लिस्टेड कंपनी का वो तकसीम होता है इन सब लोगों की कैटेगरीज में। तो कमेटी ऑफ बोर्ड के ऊपर भी रेगुलेशन आई है जो कि मैंडेटरी रेगुलेशन है। इसमें 1-2 मैंडेटरी रेगुलेशन है, बाकी बाकी जो है वो नॉन मैंडेटरी रेगुलेशन है। सबसे पहले जो मेजर कंसर्न है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का,
वो मेजर कंसर्न बनता है ऑडिट कमेटी से कि अगर इनका ऑडिट कमेटी जो है इसको सख्त कर लिया जाए तो हमें यकीन होगा कि जो लिस्टेड कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी और उसकी डिसीजन मेकिंग भी बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि डायरेक्टर कितने आगे कंपनी के पास, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आगे कंपनी के पास, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आगे कंपनी के पास, जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आगे। अब इन्हीं लोगों में से फर्दर जो है कमेटीज कैसे बनेगी और कौन लोग ऑडिट कमेटी में जाएंगे, कौन लोग फाइनेंस कमेटी में और कौन लोग अदर कमेटीज में जाएंगे, वो लॉ ने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी कि अगर इन लोगों में से एक कमेटी बनने जा रही है जिसका नाम आप रखोगे ऑडिट कमेटी, तो वो ऑडिट कमेटी जो है उसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए और किस किस लेवल के पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए। फरहान इकबाल साहब, आपने हैंड रेज किया, अगर वॉइस का मसला नहीं, कोई क्वेश्चन है ना तो वो टाइप करके मुझे भेज सकते हैं आप। वॉइस क्लियर है साथ मेरी? साथ जी फरहान साहब, आपने हैंड रेज किया, वॉइस क्लियर है? ऑलमोस्ट क्लियर। जी फरहान साहब, आपने हैंड रेज किया तो आप सर ऐसा करें, आप मैसेज टाइप करें, जो भी क्वेश्चन है उसको मैं रिप्लाई करूंगा। तो चलें, बोर्ड की कंपोजिशन कंप्लीट करने के बाद देखते हैं ऑडिट कमेटी बनने जा रही है इन लोगों की, और कोड जो है 19 का वो हमें क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। कोड 19 ने कह दिया इट इज मैंडेटरी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इट इज मैंडेटरी दैट ऑडिट कमेटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय बोर्ड कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। लॉ ने कह दिया, ये इम्पोज कर दिया मैंने कि ऑडिट कमेटी में ये लोग जाएंगे और इनको ऐसे ही बनाना है। बोर्ड शैल एस्टेब्लिश एन ऑडिट कमेटी ऑफ एट लीस्ट 3 मेंबर्स। कोड ने बता दिया कि हर लिस्टेड कंपनी का बोर्ड एक कमेटी बनाएगा जिसमें कम अज कम 3 मेंबर तो लाजमी होंगे। उन 3 मेंबर में कौन कौन लोग शामिल होंगे? उसमें एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे और उसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। तो जब भी ऑडिट कमेटी बनानी है, लॉ ने कहा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कम अज कम एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुमने रखना ही है। ओके, तो बोर्ड ये जो बोर्ड हमने बनाया था जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, तो हमने एक ऑडिट कमेटी बनाई। लॉ ने कहा ऑडिट कमेटी बनानी है, तो हमने एक ऑडिट कमेटी बनाई। तो इस कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एक डायरेक्टर लेंगे कम से कम, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम एक डायरेक्टर, अगर 3 नंबर रखने हैं। तो बाकी के जो 2 नंबर होंगे वो आप कहता जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ऑडिट कमेटी प्योरली आपने बनानी है 2 डायरेक्टर के कॉम्बिनेशन से, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बाकी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्यों ऑडिट कमेटी में इनको रखा गया? सेंस बनती है यार कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ऐसा डायरेक्टर है जिसका कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, ठीक है, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है कंपनी का, उसकी शेयर होल्डिंग 10% से बिलो ही है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बिल्कुल ही इसका कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं बनता। तो इसीलिए इन लोगों को ऑडिट में रखा गया कि ऑडिट कमेटी में ये डायरेक्टर्स जो हैं ये इन्वॉल्व होंगे। फिर चेयरमैन, उस कमेटी को चेयर कौन करेगा? ऑडिट कमेटी बन गई, ये जब मीटिंग किया करेंगे 3 लोग,
कम से कम 3 रखे हैं ना, ज्यादा भी हो सकते हैं। जब भी ये मीटिंग करेंगे तो इनकी मीटिंग को लॉफुली कौन सुपरवाइज करेगा? तो लॉ ने कह दिया जो तुमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा है ना इस कमेटी में, वो ही इस कमेटी का हेड होगा, वही इस कमेटी का चेयरमैन होगा। तो देखें ऑडिट कमेटी रेगुलेशन 27, बोर्ड जो है उसके ऊपर मैंडेटरी करार दे दिया कि जब को बोर्ड बन जाता है किसी भी लिस्टेड कंपनी का तो वो एक ऑडिट कमेटी बनाएगा। ऑडिट कमेटी जो है उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एटलीस्ट कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शामिल होगा। चेयरमैन इस कमेटी का कौन होगा? चेयरमैन इस कमेटी का सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। और बात याद रखें, लॉ ने मना कर दिया कि ये वो वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये वो वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ना हो, जो पूरे बोर्ड की मीटिंग को सुपरवाइज कर रहा हो, वो वाला चेयरमैन रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को चेयरमैन बनाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। Board shall satisfy itself that at least one member of the audit committee shall be financially literate। और ऊपर वाली 2 कंडीशन पूरी करने के बाद आपने किसी ऐसे पर्सन को ऑडिट कमेटी में बैठने की इजाजत देनी है, ऐसा पर्सन लाजमी इन्वॉल्व करना है जो कि फाइनेंस को जानता हो। और फाइनेंशियल लिटरेट की डेफिनेशन कोड ने डिटेल में बताई है कि मेरी नजर में फाइनेंशियल लिटरेट कौन सा पर्सन है। तो फाइनेंशियल लिटरेट की अभी थोड़ी देर में डेफिनेशन पढ़ लेंगे। फिर चौथी रेगुलेशन है, ऑडिट कमेटी जो है कंपनी की वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी जो कि इनको बताया करेगा कि आपकी मीटिंग है, आपने कौन सा एजेंडा डील करना है। तो ऑडिट कमेटी जो है वो अपना एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी, जो सेक्रेटरी क्या होगा, या तो कंपनी का ही पहले से मौजूद सेक्रेटरी होगा या हेड ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट होगा। तो ये जो ऑडिट कमेटी जो कि बोर्ड ने निकाली है इन सारे मेंबर्स से, ये ऊपर एक बोर्ड हमने क्रिएट किया था, इससे अब ये ऑडिट कमेटी बनी है। तो इसकी कंपोजिशन लॉ ने क्या बताई हमें? इसकी लॉ ने कंपोजिशन बताई कि इसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो रखो, ज्यादा जितने रखने तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ना वो इस कंपनी को चेयर करेगा, सॉरी वो इस मीटिंग को चेयर करेगा, वो इस मीटिंग की डिसीजन मेकिंग को रेगुलेट करेगा और देखेगा कि एजेंडा आइटम वैसे ही डील हो रही हैं। फिर उसके बाद सेक्रेटरी जो है, ये जो पर्सन बैठा हुआ है सेक्रेटरी, जो कि इस मीटिंग को बताएगा इन लोगों को कि आपने कौन सी एजेंडा आइटम को डील करने के लिए आना है, इनकी मीटिंग करने के लिए फैसिलिटेट करेगा। तो लॉ ने कहा ये जो पेंट कोट पहन के बैठा हुआ है ना बंदा, ये या तो कंपनी का मौजूदा सेक्रेटरी होगा, उसको रख लो, या हेड ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट, जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का जो पर्सन है कंपनी में, उसको आप सेक्रेटरी आप अपना बना सकते हैं। तो ये सारी कंपोजिशन मैंने आपको समझा दी कि जो ऑडिट कमेटी है बोर्ड की उसमें कौन कौन पर्सन बैठेंगे। फिर कम से कम इसमें एक पर्सन ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक पर्सन, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाए या वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो जाए, कम से कम एक पर्सन लाजमी ऐसा हो जो कि फाइनेंस को जानता हो बड़ी अच्छी तरीके से। और फाइनेंशियल लिटरेट की डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल लिटरेट की डेफिनेशन है ये। फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी रिकग्नाइज्ड बॉडी का प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, ये मेरी और आप लोगों की बात हो रही है, जो कि आईसीएमए से डिग्री लेने के बाद क्वालिफाइड हों। अगर ये पर्सन नहीं मिलता, हैज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट जो है डिग्री, वो भी चल जाएगी। और उसके पास एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट का हो, उसके पास ऑडिट कमेटी का एज अ मेंबर 10 years का एक्सपीरियंस हो, और उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो सीनियर मैनेजमेंट का। तो ऐसे पर्सन को लॉ ने कहा है, कोड ने कहा है, मेरी नज़र में ऐसा पर्सन फाइनेंशियल लिटरेट है जो कि मेंबर हो, प्रोफेशनल मेंबर हो, या पोस्ट ग्रेजुएट उसके पास डिग्री हो, प्लस उसके पास
कम अज कम 10 साल का ऑडिट कमेटी का एक्सपीरियंस हो और उसके पास 20 साल का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस हो, तो ऐसा पर्सन जो है वो कहते हैं जी फाइनेंशियल लिटरेट मुझे मिल गया। यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेट जो है वो आप अपने बोर्ड में बिठाएंगे। तो ये सारी कंपोजिशन मैंने आपको समझाई बोर्ड की ऑडिट कमेटी की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि कंपनी का हाईएस्ट रैंक का एम्प्लॉय है और जो कि कंपनी के अफेयर्स रन कर रहा होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एंड सीएफओ वो पर्सन जो कि हिसाब किताब का मालिक है, जो कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। सीईओ एंड सीएफओ शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी। लॉ ने कह दिया ये दो पर्सन कभी भी ऑडिट कमेटी के मेंबर नहीं बन सकेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी इनसे कोई बात पूछने की, बट शुड बी अवेलेबल टू अटेंड इट्स मीटिंग एट द इनविटेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी। अगर जरूरत पड़ी तो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन इनको मीटिंग में इनवाइट करेगा, जरा आके बैठे हमारे सामने। तो ऑडिट कमेटी सख्त बना दी उन लोगों ने। ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उनको हेड करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर सेक्रेटरी जो है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का बना लो या सेक्रेटरी पहले से मौजूद कर लो। फिर जो हाईएस्ट रैंक का एम्प्लॉय है वो इसमें नहीं बैठ सकेगा। हाईएस्ट रैंक का एम्प्लॉय मतलब सीईओ और सीएफओ इसमें नहीं बैठ सकेगा इस कमेटी में। हाँ, अगर इनकी लॉ कहता है जरूरत है ना कमेटी में किसी मैटर के ऊपर, तो कमेटी का जो चेयरमैन है वो इनको इनवाइट करेगा कि हमारी मीटिंग होने वाली है, आपकी जरूरत है, आप जरा आए। तो ऑडिट कमेटी शैल मीट द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। जो ऑडिट कमेटी होगी ना, फिर उसके बाद कंपनी अपना ना सालाना ऑडिट करवाती है। तो लॉ ने कहा ऑडिट कमेटी जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटर से मिलेंगी, जो भी उनके ऑडिटर्स होंगे, विदाउट सीएफओ एंड हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ऑडिट कमेटी सारी की सारी लॉ ने कहा एक्सटर्नल ऑडिटर से मिलेगी, और जब मुलाकात होगी तो सीएफओ नहीं मौजूद होना चाहिए और ना आपकी कंपनी का हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट वहां पे प्रेजेंट हो। इनकी गैर मौजूदगी में ऑडिट कमेटी के ऊपर लाजिम कर दिया कि जो भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने आएगा उसके साथ कंपनी के ऑडिट कमेटी की मीटिंग लाजमी होगी। फिर लॉ ने एक और कंडीशन इम्पोज कर दी कि सारी की सारी ऑडिट कमेटी जो है एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक दफा लाजमी जो है ऑडिट कमेटी एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑडिट कमेटी शैल मीट द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड other members of the internal audit function without CFO and external auditors। ऑडिट कमेटी सारी की सारी साल में एक दफा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के साथ मुलाकात करेगी और अदर मेंबर्स जो हैं, जो इंटरनल ऑडिट में मौजूद हैं अदर मेंबर्स, उनके साथ मुलाकात करेगी, लेकिन ये मुलाकात होगी सीएफओ और एक्सटर्नल ऑडिटर की गैर मौजूदगी में। फिर ये मैंडेटरी करार दे दिया गया, इट इज मैंडेटरी दैट बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल डिटरमिन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी। ये मैंडेटरी करार दे दिया गया, इम्पोज कर दिया गया कि बोर्ड जो है, सारे का सारा बोर्ड जो है वो ऑडिट कमेटी को ना उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनका स्कोप बना के देगी कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए लॉ की नजर में। तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और क्या क्या चीज इनके इख्तियार में आती है, वो सारी कोड 19 में एक डिटेल में लिस्ट प्रोवाइड की गई है। वो मैं कोड 19 इन रॉ फॉर्म भी आपके साथ जो है ना आज शेयर करूंगा। तो आपने रेगुलेशन नंबर 27 में जाके देख लेना है कि ऑडिट कमेटी की कौन कौन सी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चीजें आती हैं, ये क्या क्या जो है इनका स्कोप होता है। तो ये 2-3 पेजेस का स्कोप था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पेस्ट करना अच्छा नहीं लगेगा। तो वो इजी है, आप फाइनेंस की इंफॉर्मेशन रखते हैं, आप एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होना चाहिए।
फिर उसके बाद इट इज़ मैंडेटरी दैट सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल सर्कुलेट द मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो ये बाद में मैंडेटरी करार दे दिया गया कि जो सेक्रेटरी है ना, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऑडिट कमेटी को बताए कि इनके जो एजेंडा आइटम हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जैसे सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैंने डिटेल में बच्चों आपको बताया कि ऑडिट कमेटी क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व पर्सन होने चाहिए और ये इनका फंक्शन क्या है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछें। नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स कमेटी। ह्यूमन रिसोर्स कमेटी ऊपर वाली जो कमेटी थी बच्चों, वो मैंडेटरी कमेटी है। वो किसी हर लिस्टेड कंपनी ने अगर पाकिस्तान में ऑपरेट करना है तो उसने ऑडिट कमेटी कंस्ट्रक्ट करनी ही करनी है, जो कि एटलीस्ट कम अज कम 3 लोगों की होगी। लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है ये नॉन मैंडेटरी कमेटी है। लॉ ने कहा आपकी कमेटी हो सकती है जो कि ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है, लेकिन इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे ना उनके बारे में बताने लगा है कि आपने इस कमेटी में कौन से पर्सन रखने हैं। देयर शैल बी अ ह्यूमन रिसोर्स एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। लिस्टेड कंपनी के पास डायरेक्टर के कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो कि इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो कि लिस्टेड कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्स कैसा होना चाहिए और उनकी रेम्यूनरेशन कैसी होनी चाहिए। और ये कमेटी कितने लोगों की बननी चाहिए? एटलीस्ट 3 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ मेजॉरिटी ऑफ नॉन डायरेक्टर्स ऑफ whom at least 1 member shall be an independent director। तो लॉ ने कह दिया जब भी तुम एक ह्यूमन रिसोर्स कमेटी बनाओगे तो लाजिम है कि उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही हों, सारे के सारे। मेजॉरिटी नॉन डायरेक्टर की होनी चाहिए और एटलीस्ट उसमें कम अज कम तुमने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रखना है। चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और यहाँ पर भी बता दिया गया कि इस कमेटी को जब ये कमेटी मीटिंग करने आएगी ना तो इस कमेटी को कौन सुपरवाइज करेगा? इस कमेटी को भी जो इस कमेटी में मेंबर मौजूद है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वही इसको सुपरवाइज करेगा। एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में बी इंक्लूडेड एज member of the committee। in that case human resource committee में जो highest rank का एम्प्लॉय है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है अगर इसको इंक्लूड करना है तो। कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन फाइनेंशियल ईयर। जो कमेटी है सारी फाइनेंशियल ईयर में एक साल में तो लाजमी मिलेगी। एंड में मीट मोर ऑफन इफ रिक्वेस्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। और ज्यादा दफा भी मिल सकते हैं आपस में डिसीजन मेकिंग के लिए जैसा कि मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करें। हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड मे एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ दिस कमेटी। इस कमेटी का सेक्रेटरी कौन बनेगा? तो जो हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है कंपनी में वो इसका सेक्रेटरी बन सकता है इस कमेटी का। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेंबर्स बोर्ड से ले लिए। सेक्रेटरी कहाँ से लेना है? जो आपकी कंपनी में लिस्टेड कंपनी में हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ना, उसको कहता है जी इस कंपनी का सेक्रेटरी बना ले, या कोई ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड अपॉइंट कर दे। तो CFO if not a member of the committee, head of human resource if not the secretary of the committee, or any other advisor or person may attend the meeting only by the invitation। अगर CFO इस कंपनी का मेंबर नहीं है, इस कमेटी का मेंबर नहीं है, और हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी इस कमेटी का मेंबर नहीं है लेकिन वो कंपनी में मौजूद हैं, तो अगर इन लोगों को जरूरत हुई तो इनको इनविटेशन देके बुलाया जा सकता है। मेंबर ऑफ कमेटी शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग। तो एंड पे बताया कि ये जो मेंबर हैं ऐसी किसी प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिस प्रोसीडिंग में, जिस एजेंडा आइटम में इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई रिव्यू हो रहा हो। तो ह्यूमन रिसोर्स के क्या रिव्यूज होते हैं और वो किन किन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं आपको रेफर करूँगा कोड 20 जो 2019 डिटेल में प्रोविजंस मौजूद हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है इसका किरदार क्या है और ये क्या जो है कैसे फंक्शन अपने परफॉर्म करेगी।
इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, ये मेरे ख्याल से डबल पेस्ट हो गया उससे, ठीक है। नॉमिनेशन कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स के बाद नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी का क्या काम है? द बोर्ड में कंस्टिट्यूट अ सेपरेट कमेटी डेजिग्नेटेड एज नॉमिनेशन कमेटी ऑफ सच नंबर एंड क्लास ऑफ डायरेक्टर एज मे डीम अप्रोप्रिएट इन इट्स सर्कमस्टांसेस। बोर्ड बनने के बाद एक कमेटी ऐसी बनाई जाएगी जो कि नॉमिनेशन कमेटी के नाम से कहलाएगी। इस कमेटी का फंक्शन क्या होता है कि ये हर वक्त देखेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम उतने ही डायरेक्टर हैं जितना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने बोला है, और अगर इन दैट केस कोई वैकेंसी आ रही है और कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये जो है ये पॉइंट आउट करेंगे। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे कंक्लूड करना चाहिए, आपके क्वेश्चंस की तरफ आना चाहिए, क्योंकि मैंने एटलीस्ट मोर देन 1 आवर जो है मैंने ही बोला है। तो यहाँ पे अब बनता है कि आपसे पूछा जाए कि कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो यहीं पे क्लियर करें बजाय कि मैं आगे चलता जाऊं। मैंने आज के टॉपिक में आपको बताया कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, उसके बाद कोड 19 में 3 तरह की प्रोविजन है, मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि बोर्ड को कैसे बनाना है, कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए बोर्ड की। फिर मैंने आपको पढ़ाया अच्छा जब बोर्ड बन जाता है ना उसके बाद उसमें माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी रखनी है, कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को इख्तियार देना है, ये इन्होंने रिकमेंड किया कोड ने, इख्तियार देना है कि वो अपनी नॉमिनेशन पे किसी पर्सन को इलेक्ट करवा दें। फिर उसके बाद जब एक बोर्ड बन जाता है तो लॉ ने कहा कमिटीज बनेंगी इनकी, कि हर कोई तो सारी डिसीजन मेकिंग में नहीं ना आएगा, तो इनकी कमिटीज बनेंगी। तो कमिटीज बनेंगी, तो कोई क्वेश्चन है आपका? TOR होता है टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस में ना ज़हीर वो सारी बातें बताते हैं कि आपने क्या करना है, आपने कैसे परफॉर्म करना है, आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपके इख्तियारात क्या हैं, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सारा कोड ने बताया है कि इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बोर्ड क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। तो वो एक डिटेल में लंबी चौड़ी एक परवींस है, लाइनें हैं कि अच्छा ऑडिट कमेटी का ये भी इख्तियार है, ऑडिट कमेटी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आप एक नज़र देखेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। PICG क्या है? PICG देखें, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सवाल आया था ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, तो ये पहली बार कोड जो था ना 2002 का, इसने बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में तब ये कंसेप्ट नहीं था। तो कोड 2002 में बताया गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन उस वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से लेने हैं और कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्राइटेरिया क्या था और कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2017 में ना डिटेल में सेक्शन नंबर 166 है, उसमें बताया गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता क्या है। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो किन किन सर्कमस्टांसेस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहता, अगर उसका कोई लिंक वगैरह निकल आया, वो ये लिंक वगैरह होते हैं, ये मैंने पढ़ाए थे, ये आप एक दफ़ा देख लेना। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कोई ऐसे ही पर्सन जो चलता फिरता उसको रख लेना जैसे ये जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा पर्सन नहीं रखना जो ऐसे ही घूम फिर रहा हो, आपने सिर्फ ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट करना है जो कि PICG में है। PICG एक ऐसा अदारा है। अच्छा, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सवाल आया तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो कंपनी एक्ट ने इंस्टीट्यूट का मतलब SECP को कहा कि आप ना एक डाटा बैंक तैयार करें, आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें क्वालिफाइड पर्सन हो, जिन लोगों ने कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव की हो, और ये भी हमने पढ़नी है कि ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कि क्वालिफाइड हों और विलिंगनेस उनकी लो कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, SECP को कहा। फिर SECP ने एक ऐसा इदारा क्रिएट किया जो PICG है,
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। आप एससीसीपी की साइट खोलेंगे ना, साइट पे आ रहा है पीआईसीजीबी। तो पीआईसीजी एक गारंटी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की एससीसीपी ने, और इसके पास ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट होती है। तो पीआईसीजी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट निकाल के हम अपनी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेलेक्ट करने के बाद उससे विलिंगनेस ले लेते हैं और उससे बयान हल्फी ले लेते हैं कि आपका हमारी कंपनी के साथ कोई रिलेशन तो नहीं बनता। तो ये सारा चक्कर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, और ये सारा चक्कर है पीआईसीजी का। होपफुली मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, वाई फीमेल डायरेक्टर इज कंसिडर मैंडेटरी, एनी स्पेसिफिक रीजन? देखें, एक तो रीजन ये बनता है कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे तो अगर जेंडर डाइवर्सिटी आ जाती है ना, तो वहाँ पे तमीज़ का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो एक सेंस तो सोशल अगर देखा जाए तो ये है। तो दूसरा, जेंडर डाइवर्सिटी रखने का ये मतलब है कि जो फीमेल सेक्टर है, जो फीमेल है, इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि ये भी कॉर्पोरेट लेवल में अपना जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हों। ठीक है, बाय द वे ऑफ सोशल मैंने आपको बता दिया कि क्यों रीज़न है इनको रखने का, और बाय द वे ऑफ दूसरा जो साइड है कि फीमेल जो है इनको भी आपने इंक्लूड करना है, इनको भी इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करनी है। तो इसलिए हर लिस्टेड कंपनी पे ये इम्पोज कर दिया गया कि जो फीमेल क्वालिफाइड फीमेल हैं उनको भी आप अपने बोर्ड में रखें। सर, मिनोरिटी में जो पर्सन है, जो कैरेक्टर आएगा प्रॉक्सी मिनोरिटी मेंबर्स कंपनी में से होगा। देखिए, ये इख्तियार दिया गया मिनोरिटी को। ठीक है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं नजर भाई, उन्होंने ना रिकमेंड किया कि हम यार सोचते हैं ऐसा कि जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं ना, एक एक दो दो शेयर वाले, उनको भी कुछ इख्तियार दो कि बोर्ड में कोई ऐसा बंदा बैठे जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, ये इन्होंने अभी ना अपना ख्याल जाहिर किया कोड में, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया कि लाजमी तुमने माइनॉरिटी से सबसे कोई एक रिप्रेजेंटेटिव लेना है और उसको इलेक्ट करवाना है। तो वो कंपनी का मेंबर ही होगा, डायरेक्टर होगा। ठीक है सर, डू वी हैव एनी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन विच डायरेक्टर सबमिटेड टू द एससीसीपी इन केस ऑफ राउंडिंग फिगर? देखो, डायरेक्टर ने सबमिट नहीं करनी होती एक्सप्लेनेशन जो है ना, इस कोड में ना एंड पे कंप्लायंस से चलती है। ये कोड 29 का है जहीर, 19 का है। ये सारा कोड मैं अब रॉ फॉर्म में ना ग्रुप में पेस्ट करूंगा, देखना ये लॉ लैंग्वेज लिखी हुई है सारी। और सारा कोड जब कंप्लीट होता है ना, तो एंड पे कंप्लायंस सर्टिफिकेट शुरू हो जाते हैं कि अच्छा आपने इन चीज़ों को कैसे कंप्लाई किया, एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो। उसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑफ कोड। तो वो उस कंप्लायंस में बताते हैं कि हाँ जी हमने ये नंबर रखे तो क्यों रखे, क्यों हमने राउंडिंग अप ऐसे सोची थी। मिनोरिटी रेगुलेशन नंबर 5। अच्छा, मिनोरिटी रेगुलेशन नंबर 5 जो है ना, अच्छा तैमूर, पहले तैमूर का जवाब। तैमूर, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। आप देखो कि मेरा सीक्वेंस, कभी मैं जंप कर रहा हूँ रेगुलेशन नंबर 5 पे, कभी मैं जंप डायरेक्ट कर रहा हूँ रेगुलेशन 27 पे। तो कोड को अगर मैं पढ़ाता ना रेगुलेशन 1 से लेकर, तो बहुत बोरिंग होना था तुम्हारे लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेवरेबल बना के मैंने पेश किया इसको। तो ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, आप इससे एमसीक्यू बनाओ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेटेड एरिया जो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें मदद देंगे। और होपफुली मैंने आज क्लियर तुम्हें ये किया है कि लिस्टेड कंपनी में कितनी टाइप के डायरेक्टर होते हैं और कमिटीज़ भी होती हैं इनकी, और वो कमेटी कैसे बनेगी। तो आज मैंने ऑडिट कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी ये भी साथ में क्लियर कर दिया। अच्छा, रेगुलेशन नंबर 5 का बोला है उसने, इकरा ने। रेगुलेशन नंबर, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इनको काइंडली लाजमी सुना करें। हो सकता है कि अब के लिए ये आपका क्वेश्चन नहीं अराइज हुआ, लेकिन हो सकता है बाद में आपको ये क्वेश्चन जो है फील हो कि आपने पूछना था क्वेश्चन। तो शायद किसी का क्वेश्चन आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर जाए। तो रेगुलेशन नंबर 5,
तो उन्होंने कहा मेजोरिटी मेंबर्स जो है ना, मेजोरिटी मेंबर एज अ क्लास वो मिल के एक क्लास शैल फैसिलिटेट बाय बोर्ड, और उसको फैसिलिटेट करेगा बोर्ड के टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बाय प्रॉक्सी सोलिटेशन, के मिनॉरिटी जो मेंबर्स हैं ना उनकी एक क्लास बनाई जाए और जिसको बोर्ड जो है ना फैसिलिटेट करें, उनकी मदद करें कि आप भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं बाय प्रॉक्सी सोलिटेशन, के किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करके फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस के लिए ना कोड कहता है वो सारे तरीकाकार अपनाओ जो कि इलेक्शन के होते हैं। जैसे इलेक्शन में हमने पढ़ा था ना 159 में कि आपने जब भी नोटिस इशू करना है तो आप एक स्टेटमेंट जो है वो हर कैंडिडेट को दें कि कैंडिडेट जो है इलेक्शन कंटेस्ट अगर करना है तो अपनी नॉमिनेशन भेजें और प्रोफाइल जो है वो भेजें। ठीक है, सेक्शन नंबर 1594 ये पढ़ाया था वहाँ पे कि जब भी नोटिस जाता है ना तो उसके साथ बताया जाता है ये वाले रिटायरिंग डायरेक्टर है, हाँ अगर आप भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं ना तो आप अपनी नॉमिनेशन भेज दें। तो कहता है फॉर दिस पर्पस तुम अपने नोटिस के साथ ना एक एनेक्सचर भेजोगे, ये तो पहले से ही भेजते हैं। फिर उसके बाद सब ये जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं इनको बताओ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, यानी किसके पास कितने शेयर्स हैं, और ऑन रिक्वेस्ट बाय कैंडिडेट, और इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कंपनी की कॉस्ट के ऊपर ना नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म भी अटैच करो। तो ये सारी कंडीशन पहले से अप्लाई हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया कि हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन को लोग मानते हैं या नहीं मानते उन पर डिपेंडेंट है, लेकिन अभी ये अप्लाई नहीं हुई। रेगुलेशन 5 जो है ना तो ये नॉन मैंडेटरी है ना ये मैंडेटरी है, हाँ ये रिकमेंडेटरी है। उन्होंने रिकमेंड किया कि यार हम सोचते हैं कि आपके बोर्ड में ना एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि मिनॉरिटी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये मकसद था इसका, होपफुली मैंने क्लियर कर दिया। नॉमिनेशन कमेटी, अब्बास रजा नॉमिनेशन कमेटी जो है ऐसी कमेटी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से निकलेगी जिसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स जो होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। इस नॉमिनेशन कमेटी का काम क्या होगा, ये हर वक्त ये देखती रहेगी कि जो कंपोजिशन हमें लॉ ने बताई है वैसे ही कंपोजिशन हमने रखी है। और जब भी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होता है ना तो नॉमिनेशन रखनी होती है कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर हमने सेलेक्ट करने हैं। तो नॉमिनेशन कमेटी के वो सारे जो हैं तरीकाकार और सारे इख्तियारात इसके पास हैं। तैमूर का क्लियर हो गया। अच्छा सर प्लीज़ एक्सप्लेन इलेक्शन ऑफ सीईओ। देखो सीईओ मैंने पहले भी बताया कि सीईओ यार इम्प्लाई होता है, तुम ये वैकेंसी अनाउंस करके सीईओ रख सकते हो, इलेक्शन नहीं होता सीईओ का, अपॉइंट होता है। सीईओ अपॉइंटमेंट होती है, सीईओ इलेक्शन नहीं होता। हाँ डायरेक्टर का इलेक्शन होता है, और जो तुमने सेक्शन नंबर 159 में पढ़ा, बाद में सीईओ के सेक्शन पढ़ाए उसमें कहीं मैंने तुम्हें पढ़ाया कि सीईओ का इलेक्शन होने जा रहा है, आ जाओ जिसने इलेक्शन में आना है आ जाओ। लेकिन डायरेक्टर में मैंने आपको ये सारा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस करवाई, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, आओ इलेक्शन करें। सीईओ जो होता है और चेयरमैन जो होता है इनको अपॉइंट करते हैं। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब आ जाते हैं ना, ये किसी ऐसे कॉम्पिटेंट बंदे को जो कि डे टू डे कंपनी के अफेयर्स देखे, एक पर्सन को एम्प्लॉय रखते हैं अपना कि तुम जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो कंपनी के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, परफॉर्मेंस लो कंपनी से। तो सीईओ एक परफॉर्मेंस ब्रिज है बिटवीन द डिसीजन मेकिंग बोर्ड एंड बिटवीन द कंपनी। और कंपनी में क्या शामिल है, उसका मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर मार्केटिंग, मैनेजर सारी कंपनी यार। और चेयरमैन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब आ जाते हैं तो वो मीटिंग करेंगे ना, मीटिंग से पहले किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर देते हैं कि हम जो मीटिंग करने जा रहे हैं देखो वो लॉफुली कर रहे हैं और वैसे ही एजेंडा आइटम डील कर रहे हैं जैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो यार ये चेयरमैन होता है। डेट ऑफ इलेक्शन वर्ड यूज होता है सबूर डायरेक्टर के लिए कि डायरेक्टर का जब इलेक्शन हो जाएगा तो विद इन 14 डेज वो ये 2 पर्सन जो है ना रखेंगे।
ठीक है। हाँ जी, कोड 19 की इकरा, इससे पहले जो कोड आते थे ना वो मुसीबत होती थी लिस्टेड कंपनीज के लिए कि हर दफ़ा एक नया कोड और सारी बात मानो। तो इस बार एससीसीपी ने ऐसा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया कि सारी बातें चलो ना मानो, कम अज़ कम ये बातें मानो। अगर ये बातें ना मानी तो सारी पेनल्टी इन पे ही लगेगी, दूसरी बातों के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है सर, इसमें भी मीटिंग बोर्ड, देखिए बोर्ड की मीटिंग जो होती है ना उसका 7 डेज पहले नोटिस जाता है, तो वो ही सारा प्रोसीजर होगा जो मीटिंग के नोटिस मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, सेक्रेटरी बैठ के वैसे ही नोटिस लिखेगा कि ये वाली मीटिंग इस दिन को होने जा रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो नोटिस भेजेगा कि आपने इस मीटिंग में आना है और ये एजेंडा आइटम डील करनी है। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ मीटिंग्स में कि नोटिस कैसे बनता है और नोटिस किस किस को भेजना है। ये भी मैंने सबूत का कंसर्न भी ख़त्म कर दिया। सर, इज़ एचआर कमेटी मैंडेटरी कमेटी? देखिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एचआर कमेटी लाजमी बना लेती हैं लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, मैंडेटरी जहाँ था वहाँ पे मैंडेटरी मैंडेटरी बोला, लेकिन एचआर कमेटी में नॉन मैंडेटरी रेगुलेशन है। उन्होंने कहा आपकी तो लाजमी कोई ना कोई ऐसी कमेटी है ना जो एचआर होती है, तो उसकी कंपोजिशन हम आपको समझाते हैं कि उसमें ये लोग होंगे, मेजोरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगी और फिर एटलीस्ट कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, फिर उस कमेटी का चेयरमैन उस कमेटी को रेगुलेट करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर शैल वी रीड टर्म ऑफ, देखिए टर्म ऑफ रेफरेंस आपका एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड, तो उसमें तो कोई नहीं आपको लिखवाने लगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस लिखो। आप एक नज़र भी देख लेंगे ना तो 3-4 टर्म ऑफ रेफरेंस तो आपको वैसे ही याद हो जाने हैं, क्योंकि आप फाइनेंस से रिलेटेड है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस मैं कोड जो है पेस्ट करूंगा, कोड 19 वैसे जैसा एससीसीपी की साइट पे है, तो आप रेगुलेशन नंबर 27 में जाके सारा टर्म ऑफ रेफरेंस उनका देख लेना। व्हाट इज टर्म ऑफ रेफरेंस ये मैंने बता दिया जहीर को। सर डू वी हैव एनी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये भी मैंने बता दिया जहीर को। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन मैंडेटरी एंड रिकमेंडेटरी। ठीक है, इस कोड में ना अब्बास 3 वर्ड यूज हुए हैं। मैंडेटरी का मतलब कोड ने बताया कि इसके अलावा हल ही नहीं है, इसको मानना ही मानना तुमने। नॉन मैंडेटरी का मतलब कि अगर तुमने इनको ना माना तो इसका अल्टरनेटिव हमें बताओ। ठीक है, कंप्लायंस में ना, जैसे ह्यूमन रिसोर्स कमेटी एक नॉन मैंडेटरी कमेटी है, लेकिन कंप्लायंस में आपसे पूछेंगे जाके ह्यूमन रिसोर्स में बताएं कौन से बंदे हैं, आप बताएंगे हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं, हमारा एक और डिपार्टमेंट है जो कि यही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो ऐसे है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन मैंडेटरी। और रेकमेंडेटरी परवीन रिकमेंडेशन, जैसे अभी मैंने ये मैंडेटरी ये माइनॉरिटी वाली जो है रेगुलेशन पड़ी कि हम यार रिकमेंड करते हैं। ठीक है, आगे भी रिकमेंडेटरी परवीन्स आएंगे। तो होपफुली जो है मैंने सारे कंसर्न क्लियर किए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है आप ग्रुप में पूछें। तो आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, कल इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूंगा कोड जो 19 है इसको मैं कंप्लीट कर दूं। अल्लाह हाफिज़।